नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुमित चौधरी पर। दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट 7 होने वाला है। इससे पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है प्रीवियस ईयर के जो हमारे जो सेट चल रहे हैं प्रैक्टिस सेट, तो उनको जाकर के आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर मिल जाएगी प्लेलिस्ट। आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाती है। तो प्लेलिस्ट आपको यहाँ सबसे पहले साइंस की मिलेगी, उसके बाद आपको सीडीपी की मिल जाएगी। जो पीवाईक्यू है यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको पीवाईक्यू की जो यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको मैं दिखाता हूँ आपको। ध्यान से देखिएगा। चलिए भैया, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ पहले, जिन लोगों ने अभी तक क्लास नहीं की है उनके लिए है ये चीज़। सबसे पहले आपको यहाँ पर साइंस की आपको यहाँ पर मिल जाएगी प्लेलिस्ट। तो साइंस की जितनी भी क्लास हुई हैं वह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नंबर 2 पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर बाल विकास की जो पीवाईक्यू बेस्ड जो आपकी सीरीज चल रही है ये आपको देखने को मिल जाएगी। प्लेलिस्ट है, इसमें 9 वीडियोज़ हैं। ठीक है। उसके बाद मैथ पैडागोजी, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, ठीक है, दोनों के लिए यहाँ पर मैंने करवा रखा है। अभी सीटेट जुलाई 2025 के लिए नया कंटेंट है, ये चीज़ देख सकते हैं आप लोग। हिंदी गद्यांश और पद्यांश, इससे पहले मैं आपको बता दूं गद्यांश पद्यांश के साथ में यहाँ पर पैडागोजी की भी आपको हिंदी पैडागोजी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए मैंने करवा रखा है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो सोशल साइंस, अगर जिन लोगों के पास में पेपर 2 में सोशल साइंस है, यहाँ पर पीवाईक्यू बेस्ड क्लासेस चलती हैं, इसको आप देख सकते हैं। सीटेट जुलाई 2025 के लिए मैंने यहाँ पर थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन थ्योरी है यहाँ पर। तो थ्योरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो थ्योरी वाले बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं भाई, आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर इस वाली प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 12 तक और जो भी पैडागोजी वाला सेक्शन है सब कुछ मैंने यहाँ पर करवा रखा है। तो ये आपका नया कंटेंट है। जो भी आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, सीटेट की हैं। यहाँ पर ज़बरदस्त कंटेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जा करके आप पढ़ सकते हैं। तो जो आपको यहाँ पर टैगवर्ड जो ये दिख रही है, ये वाली जो प्लेलिस्ट है यहाँ पर थ्योरी वाली क्लास मिलेगी। और ये जो दूसरे नंबर पर है इसमें आपको देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस सेट। तो ये था, आपको कुछ बताना था। कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं सर मुझे प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो उनके लिए है ये। चैनल के ऊपर जाना, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में यहाँ पर चले जाना है यहाँ पर। उसके बाद आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर प्लेलिस्ट। तो अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं आपकी अपनी क्लास, जो कि प्रैक्टिस नंबर 7 हम लोग करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और इससे पहले जो 6 हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जा करके देख सकते हैं। किसमें कितना है दम, ये हम लोग यहाँ पर सीरीज चला रहे हैं, इसमें पता चलता है कि आपका लेवल कितना है। तो यहाँ पर आपको बताना भी है आपका स्कोर कितना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आपको यहाँ पर समझना है, रटने पर फोकस नहीं कराना है, जो कि हम लोग करते भी नहीं हैं। पहला सवाल है आपके सामने 61, क्योंकि हम लोगों ने 60 क्वेश्चन वहाँ पर कर लिए थे इससे पहले वाले सेट में, तो 61 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर जवाब देना है। समझ में आ रहा सभी को? चलो, अभिकथन ये है, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए, जिन बच्चों का जो शारीरिक विकास है वो देरी से होता है। कुछ बच्चे आपने देखा होगा अचानक से बहुत जल्दी लंबे हो जाते हैं, शरीर की ग्रोथ हो जाती है। कुछ लोगों में बहुत धीरे धीरे होती है, फिर रुक जाती है कुछ टाइम के बाद, फिर अचानक से होती। तो जो शारीरिक विकास है देरी से होता है, इसकी पूरी तरह से क्या आप हेरिडिटी आनुवंशिकी पर आप को जिम्मेदार ठहराएंगे? पूरी तरह से आनुवंशिकता पर? ये तो भाई बात गलत हो जाएगी। पूरी तरह से आप इसको गलत ठहरा नहीं सकते। बच्चे की शारीरिक विकास अगर देरी से हो रही है तो आप आनुवंशिकी पर पूरी जिम्मेदारी नहीं ठहरा सकते। कारण दिया गया है बच्चों के शारीरिक विकास, यहाँ पर विकास होगा, विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी है, नहीं इन्वायरमेंट भी फैक्टर करता है। तो आपकी ये चीज दोनों ही चीज़ें गलत लिखी हुई हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही चीज़ें गलत हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है डी, उनका है बहुत बढ़िया, यहाँ पर सही जवाब है। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 62 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल, यहाँ पर सूक्ष्म कौशल की बात की जा रही है। ठीक है, सूक्ष्म कौशल क्या होते हैं? फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर आप जानते हैं, जो बड़ी इंद्रियाँ होती है, जो बड़ी इंद्रियाँ होती हैं, जैसे आपका पूरा हाथ, जैसे रनिंग करते हैं तो आपका पूरा जो है आपकी पूरी बॉडी जो है वर्क करती, पैर जो है आप चलाते हैं और उसके साथ में पूरी बॉडी बॉडी भी मूवमेंट करती है। फाइन मोटर में वो जो आ जाती हैं छोटी छोटी जो इंद्रियां होती हैं, जैसे उंगलियां हैं, किसी चीज़ को पकड़ना है, पेन को पकड़ना है, लिखना है, तो ये सब सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। दौड़ने में आपकी पूरी बॉडी यूज़ होगी,
चलने में आपके पैर और पूरे बॉडी का मूवमेंट होगा। और घसीट कर लिखना, अगर लिखने की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी उंगलियों से आप क्या करते हैं, पेन को पकड़ते हैं और लिखते हैं। तो आपका घसीट कर लिखना ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कूदने में भी आपकी पूरी बॉडी मूवमेंट करती है, तो इसलिए आपका ये जो पहला और दूसरा और चौथा ये है, ये आपका ग्रॉस मोटर के अंतर्गत आता है। और ये जो आपका सी है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका फाइन मोटर स्किल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। मध्य बाल्यावस्था में कौन सा बच्चा होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है, एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है, जो सामाजिक भावनाओं को नकल करने की कोशिश कर रहा है, ये होगा। या फिर ऑप्शन नंबर बी है, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर लेता है इस जो है आपका मध्य बाल्यावस्था में, और बच्चा तर्क करने लगता है, तार्किक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा सही लग रहा है। हालांकि और भी पढ़ लेते हैं ऑप्शन। एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है, इसमें आप बच्चा इस तरीके की जो प्रोसेस है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है, परिकल्पना नहीं कर पाएगा और जटिल प्रयोगों की योजना बिल्कुल नहीं बना सकता बच्चा। एक बच्चा जो स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है और जो पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना, ये चीज़ नहीं हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने जवाब दिया है उनका बहुत बढ़िया सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की संस्था कौन सी है, आपको पता है, प्राथमिक और द्वितीयक होती है। प्राथमिक में आपका परिवार आ जाता है। परिवार के अंतर्गत जो भी आपके सदस्य होते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, ये लोग हो जाते हैं परिवार के अंतर्गत। अगर कंबाइंड फैमिली है तो चाचा चाची भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। वैसे तो आपको पता है। तो यहाँ पर बात की जा रही फिल्में क्या है, एक सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया मतलब मीडिया का पार्ट हो गया फिल्म और विज्ञापन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चला मीडिया। अब मीडिया देखो पहले में भी है और दूसरे में भी है, तो इसमें से कोई एक होगा। उसके बाद बात कर रहा है विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की कौन सी संस्था के रूप में, आपको पता है प्राइमरी में होता है आपका परिवार, तो यहाँ पर परिवार तो है नहीं, प्राइमरी में आपका आता है सिर्फ और सिर्फ परिवार, ठीक है। तो आपका पता है कि परिवार को छोड़ करके बाकी ये चीज़ें द्वितीयक में आएंगी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कितने लोगों का सही हुआ भाई, जिन लोगों ने सही जवाब दिया यहाँ पर बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ भाई, चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला सवाल है आपके सामने। अगला सवाल क्या कह रहा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। पूर्व संक्रियात्मक की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये जो है जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें आता है पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है। अब पूर्व संक्रियात्मक की आपको एज बतानी, एज कितनी होती है भाई, एज बताओ, एज कौन बताएगा, एज कमेंट करके जल्दी से बताओ। जो पूर्व संक्रियात्मक की है जो एज होती है वो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है अमूर्त सोच की क्षमता, जो इसमें तो होती नहीं पूर्व संक्रियात्मक में। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है इस बच्चे की पूर्व संक्रियात्मक में। दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता है बच्चे के अंदर नहीं आती। परिकल्पना हाइपोथेटिकल थिंकिंग बच्चा नहीं कर पाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना, बी सही हो जाएगा। आपने अगर जीन पियाजे की क्लास नहीं देखी है तो भाई जाकर के चैनल के ऊपर देख सकते हैं थ्योरी वाली क्लास, ठीक है, डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है, जीन पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश का होना बहुत ज़रूरी है। एक शिक्षक क्या होगा, गतिशील होगा, डायनेमिक होगा, फ्लेक्सिबल होगा, लचीला होगा, रिगिड नहीं होगा, अनम्य संरचित नहीं होगा, सहानुभूति नहीं, समानुभूति, पारदर्शी होना चाहिए, समानुभूति यहाँ पर देखने को मिलेगा, यांत्रिक और मैकेनिकल नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए, व्यवहारवादी नहीं, रचनावादी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ही आपकी गलत हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर एक ही सही है, जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। चलो कितने लोगों का सही हुआ भाई। आप रिकॉर्डिंग और ये जो सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं सर, रिकॉर्डेड क्लास है क्या, इन सब चीज़ों से भैया ऊपर उठो, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। और रिकॉर्डेड करके मैं यहाँ पर प्रीमियर कर रहा हूँ। हालांकि ये आपकी क्लास जो है वीडियो की तरह बिहेव करेगी, लेकिन अभी जो प्रीमियर होता है ये आपको पहले लाइव दिखाएगा, उसके बाद ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तुरंत बाद, ठीक है।
तो यहाँ पर नाम क्या आप ये जो क्लास है नया कंटेंट आपके लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो ये जो रिकॉर्डिंग है या फिर वीडियो है क्या है, इससे आपका मतलब नहीं होना चाहिए। नया कंटेंट आपको मिल रहा है और अभी 2 से 3 दिन आपकी फेस वाली वीडियो नहीं आएंगी, 2 से 3 दिन आपकी इसी तरीके से वीडियोज़ आएंगी। नया कंटेंट आपके लिए बनाया जा रहा है, तो कोई भी ऐसा ये मत समझना कि रिकॉर्डिंग चल रही है। रिकॉर्डिंग ये वीडियो है, ये आपकी वीडियो है, ना कि लाइव सेक्शन में शो करेगी। जो लाइव होती है वो लाइव सेक्शन में शो करती है और जो वीडियोस होती है वो वीडियो सेक्शन में शो करती है। तो ये आपकी वीडियो रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड की जा रही है, नया कंटेंट है। तो दिमाग से बिल्कुल भी ये चीज़ मत निकाल देना, ये मत सोचना कि ये पुरानी वीडियो है, पुरानी नहीं है, नया कंटेंट है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर हैं ऐसे महानुभाव जो ऐसे कमेंट कर रहे थे, मैं देख भी रहा था, कमेंट करते रहते हैं ऐसे लोग, लेकिन मैं बोलता नहीं। जो चीज़ समझ में आए, ठीक है, जो चीज़ यहाँ पर समझ में आए, ठीक है भाई समझो। अगर नहीं समझ में आता है तो भाई आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, अच्छा इसका राइट आंसर बता दिया ना, हाँ बहुत बढ़िया। अगला है लेव वाइगोत्स्की के विचार में। अब ये लेव वाइगोत्स्की के विचार में क्या है भाई, लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। कितने लोगों को पता है भाई, कमेंट करके बता दो। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, ऐसा हो सकता है क्या, बताओ भाई। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र हो सकता नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, बताओ। या फिर भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही व्याख्या कर रहा है लेव वाइगोत्स्की के विचार के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निशन को, बच्चे के कॉग्निशन डेवलपमेंट को सुगम बनाते हैं। सांस्कृतिक उपकरण हो जाएगा, सामाजिक संपर्क हो जाएगा, सामाजिक संपर्क की तो बात करते ही लेव वाइगोत्स्की। संतुलन की बात करते हैं पियाजे, पुरस्कार की बात कोई नहीं करता, तो पुरस्कार ये आपका निगेटिव हो जाता है। संतुलन की बात करते हैं पियाजे, तो लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग आपके दो ही सही हो जाएंगे। अब दो के हिसाब से जहाँ पर आपको पहला और दूसरा मिल जाए, पहला और दूसरा ऑप्शन नंबर सी में, तो सी जिन लोगों ने जवाब दिया है भाई इनका सही हो जाएगा, सी है आपका राइट आंसर। अगला है, एक बाल केंद्रित शिक्षा में अधिगम, एक बाल केंद्रित शिक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए। बाल केंद्रित की बात की जा रही है यहाँ पर। उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है या पुरस्कार दंड द्वारा होता है, शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित होता है, या पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय होती है। तो आपको पता है निष्क्रिय नहीं होती है, ठीक है, आपको पता है निष्क्रिय नहीं होती। पुरस्कार दंड की बात नहीं करते हम लोग, बात किसकी करते हैं, शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित की हम लोग बात करते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको मैं सही तरीके से यहाँ पर चिन्हित कर देता हूँ भाई, जिससे आपको समझ में आ सके, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है भाई। चलो भाई समझ में आया कि नहीं आया बताओ। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो समझो क्यों नहीं समझ में आया है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरे के इरादे की उपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार को नकारात्मक परिणामों के डर, ध्यान रखना, डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जिस अवस्था में बच्चे डर के अकॉर्डिंग, डरने से कार्य को करते हैं, रेगुलेट करते हैं, तो सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास आप लोगों को पता होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताओ कितने लोगों ने सही जवाब दिया है इसका, बताओ भैया कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। आपने सही जवाब दिया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कौन सा दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, 8 प्रकार की, और 8 प्रकार की बुद्धि में ऐसा बताया था इन्होंने कि एक व्यक्ति के पास मल्टीपल बुद्धि हो सकती है। सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह, देखो धारा प्रवाह मतलब फ्लुएंसी के साथ में, फ्लुएंसी की बात कर रहा है, और लचीले ढंग से मतलब उसमें चेंजेस भी कर सके। भाषा, अब देखो भाषा का उपयोग कौन करता है भैया, भाषा का उपयोग कौन करता है भाई, जो आपके कवि होते हैं, है ना, जो आपके कवि होते हैं, ठीक है, ये भाषा का बहुत बढ़िया उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इनका उपयोग करने की जो क्षमता होती है, इस प्रकार की बुद्धि की क्या विशेषता होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बहुत ईजी है।
आपको मैंने बताया था कि हार्वर्ड गार्डनर जो है इनके जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको कीवर्ड पकड़ने होते। तो यहाँ देखो धारा प्रवाह, लचीले ढंग से, भाषा का प्रयोग, तो भाषाई बुद्धि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो कितने लोगों का सही हुआ भाई बताओ, है ना, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है, ये आपको बताना है। मतलब जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनमें उनके मतभेद जो होते हैं उसको प्रभावी पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है, ये आपको बताना है। अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार या मतभेदों को पहचानें और सम्मान करें, ये अगर ऐसा करेंगे तो भैया ये तो अच्छी बात हो जाएगी, है ना, ये तो अच्छी बात हो जाएगी। विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें, छात्रों में कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। ये चीज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जो मतभेद हैं उनको पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये प्रभावी नहीं है। तो आपको सबसे जो बेस्ट होता है वही निकालना होता है, आपको ये चीज़ पता होगी, पेडागोजी की यही बात होती है, ठीक है। वैसे तो आपको सारे ही आंसर यहाँ पर सही लगेंगे। 4 साल के राहुल कह क्या रहा है, 4 साल के राहुल को एक गुड़िया, लड़का है, उसको गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला मैं इसका क्या करूँगा, मैं इसका क्या करूँगा। लड़के गुड़िया से नहीं खेलते, यह क्या दर्शाता है। अब देखो छोटा बच्चा है, उसको ये चीज़ कैसे पता चली कि लड़के जो है गुड़िया से नहीं खेलते, गन से खेलते हैं, कार से खेलते हैं, लड़कियां जो है गुड़िया से खेलती हैं। तो उसको ये चीज़ कैसे पता चली, जो समाज के द्वारा बताई जा रही चीज़ें, जेंडर जो है समाज के द्वारा बताया जाता है। जेंडर की विशेषताएं आपने पढ़ी होंगी कि जो समाज कह रहा है कि लड़कियां ये कार्य करेंगी, लड़के वो कार्य करेंगे, लड़के जो है बाइक या कार या फिर गन से खेलेंगे, लड़कियां गुड़िया से खेलते हैं, लड़कियां गुड़िया से खेलती हैं। तो ये चीज़ जो है समाज के द्वारा दी जा रही चीज़ें, और जहाँ पर भी आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल जाएं तो वहाँ पर आपको सबसे बढ़िया जो ऑप्शन होगा वो आपका जेंडर रूढ़िवादिता होगा, क्योंकि इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण आपको नहीं देखने को मिलेगा। कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ है कि लड़के जो है सिर्फ गन और कार बाइक से खेलेंगे और लड़कियां जो है उससे नहीं खेल सकती, जिसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता है उसे ही बोला जाता है रूढ़िवादिता। तो जेंडर रूढ़िवादिता आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बायसनेस आप चाहें तो बायसनेस से जो जेंडर पक्षपात है उससे अच्छा जो है आपका यहाँ पर हो जाता है जेंडर रूढ़िवादिता, ठीक है। तो जहाँ पर भी इस तरीके की चीज़ें दिखें और अगर आपको ऑप्शन में मिले जेंडर रूढ़िवादिता तो आपको जेंडर रूढ़िवादिता ही लगाना है, ठीक है। अगला सवाल है आपके सामने, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करेगा भाई। सीखने का आकलन मतलब क्या होता है, ये लास्ट में होता है, सीखने के लिए मतलब ड्यूरिंग क्लासरूम होता है। तो शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें, या फिर शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें, या सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण को करें। सीधे निर्देश, ठीक, या प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना में जोर दें। बताओ किस तरीके का आप यहाँ पर असेसमेंट करना चाहेंगे। 74 बताइए भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको पता है कि शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में डेली लाइफ में जो है आकलन को शामिल करेंगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पर चीज़ें हो पाएंगी और बच्चा आसानी से सक्रिय रूप से सीखने में अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। 74 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो जिन लोगों ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी वो है यहाँ पर सही और बाकी लोग हैं यहाँ पर गलत। 75 है, किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चे में समालोचनात्मक सोच मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पर बच्चा अपना दिमाग लगाए, कुछ अपना दिमाग लगा कर कुछ नया करे, ठीक है। बच्चा सक्रिय रूप से सोचे, थिंकिंग करे, अमूर्त चिंतन करे और उस पर कुछ नया अपने डाइवर्जेंट थिंकिंग करके अपना कुछ नए यहाँ पर विचार प्रस्तुत करे। तो वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, ये बच्चे को पता होगा, बता देगा भाई, इसमें कोई अपना दिमाग नहीं लगाएगा बच्चा, ठीक है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाएगा बच्चा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल वो बच्चे को पता होगा, बता देगा भाई।
पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम लिखिए। इसमें भी बच्चा रटी रटाई चीज़ें, पढ़ी पढ़ाई चीज़ें वही बता देगा और इसमें खुद का अपना दिमाग लगा करके कुछ नया कोशिश नहीं करेगा। ठीक। बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। अब जब इस तरीके का जो प्रयोग की रूपरेखा जब बच्चा तैयार करेगा तो यहाँ पर जो है बच्चा अपने आप को क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा। इन्वॉल्व करने के साथ साथ में चिंतन करेगा, सोचेगा और यहाँ पर अपना विचार प्रस्तुत करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो बढ़िया आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। समावेशी का मतलब आपको पता है कि सभी प्रकार के बच्चों का एक साथ में समायोजन करके एक छत के नीचे पढ़ाना। ठीक है, तो 76 आपके सामने है। इसका देना है आपको जवाब। अभिभावक स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, या फिर स्कूल ज़रूरतों के अनुसार, या फिर छात्र स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, छात्र शिक्षकों की ज़रूरतों के अनुसार। तो एक चीज़ पता होनी चाहिए, समावेशी व्यवस्था कहाँ पर लगाएंगे आप, स्कूल में लगाएंगे। ठीक है भाई, स्कूल में लगाएंगे। और इसकी जो है ज़रूरतों के अनुसार कौन पूरी करेगा, छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार, क्योंकि आपको पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हर एक छात्र की ज़रूरत अलग अलग हो सकती है क्योंकि बच्चों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ये चीज़ आपको पता है। तो आपको छात्रों की ज़रूरत के अनुसार जो है वहाँ पर व्यवस्था करानी होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने। अगला सवाल क्या कह रहा है, वे छात्र जिन्हें पाठ पढ़ने मतलब पढ़ने से दिक्कत है और लंबे लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चुनौती मतलब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा भाई, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, पाठ लंबे लंबे पढ़ नहीं पा रहा है, तो पढ़ने से दिक्कत है। जब पढ़ने से दिक्कत है तो डिसलेक्सिया हो जाएगा। और डिसलेक्सिया क्या होता है भैया, आपको पता है क्या होता है मेरे भाई, डिसलेक्सिया क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है ना। पठन वैकल्य हो जाएगा, वैफल्य लिखा, वैकल्य होता है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी डिसलेक्सिया यहाँ पर देखो। ठीक है, आगे बढ़े भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। आप एज ए शिक्षक क्या करेंगे, सुविधाहीन जहाँ पर जिन बच्चों को सुविधा नहीं मिल पा रही है, वंचित समूह जो इन सब सारी चीज़ों से क्या है वंचित हैं, उनको चीज़ें मिल नहीं पा रही हैं। सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देंगे, या छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करेंगे, या इन छात्रों को अलग संकाय ही पढ़ाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, या सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करेंगे। मानकीकृत देखते ही कट कर देना है आपको। और अलग संकाय का मतलब है आप उसमें अलगाव करेंगे, ये चीज़ गलत होती है। छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करने क्या उसकी बेइज्जती करोगे भाई, हाँ गलत बात है। सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को जागृत करेंगे और उसको क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, बढ़ावा देंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, विविध आवश्यकताएं। आपको पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, तो विविध आवश्यकताएं तो होंगी, हर एक बच्चे की आवश्यकताएं अलग अलग होंगी। वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में, ठीक है, एक कक्षा में बहुत सारे विभिन्न विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं जिनकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं, ये चीज़ आपको पता है बहुत अच्छे से। शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। अब कौन से विकल्प नहीं उपलब्ध करने चाहिए, मतलब निगेटिव आपसे पूछा है भाई, सीधी सी बात है। तो सामग्री का प्रस्तुतिकरण, ये संचार और अभिव्यक्ति, सूचना के दृष्टिकोण, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता। अभी आपको बताना है भाई, तो आपको पता है सामग्री का प्रस्तुतिकरण करेंगे, बिल्कुल सही बात है। संचार और अभिव्यक्ति मतलब कम्युनिकेशन, उनके बोलने का, उनके जो विचार हैं उनको अभिव्यक्त करने का मौका देंगे, ठीक है। सूचना में दृष्टिकोण, इन्फॉर्मेशन पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे, ठीक है भाई, सूचना के दृष्टिकोण होंगे, ठीक है, सही बात है। शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता, इसका जो है ये चीज़ निगेटिव है, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा ही निगेटिव था, समझ रहे हो, आपसे निगेटिव ही पूछा था। अगला सवाल है आपके सामने, 80 नंबर क्या कह रहा है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब NEP 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। मतलब फिर आपसे पूछा है यहाँ पर ऐसा ऑप्शन बताना है आपको जिसकी बात NEP 2020 में बढ़ावा करने की बात नहीं की गई, बढ़ावा नहीं दिया गया है। तो उपयुक्त इमारती ढांचा, या प्रत्येक विद्यार्थी के लिए शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा, या उपयुक्त तकनीक सुविधाएं। आपको पता है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए शिक्षा और निजी शिक्षक, मतलब हर एक बच्चे के लिए निजी शिक्षक होना चाहिए, इसकी बात नहीं की गई भाई। हाँ बताइए, इसकी बात की गई है?
बताइए भैया। उपयुक्त जो है इमारती ढांचा, ठीक है, ये बात तो होगी। प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए, प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा, बताओ। ये क्वेश्चन मुझे कुछ डाउट लग रहा है यार, सही है ना? हम्म, बताइए भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं, ये तो सही बात है, ये भी सही होगा। प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए शिक्षा और निजी शिक्षक, बताइए। प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए शिक्षा तो है, ज़रूरी है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन निजी शिक्षक मतलब प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक निजी शिक्षक, ये चीज़, इसकी बात नहीं की गई भाई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, अनिवार्य शिक्षा तो है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने आता है, बच्चे किस तरह सीखते हैं, ये चीज़ आपको बताना है। बच्चे किस तरह सीखते हैं भाई? पढ़कर सीखेंगे, सुनकर सीखेंगे, देखकर सीखेंगे, क्रिया करके सीखेंगे। बिल्कुल सही बात है, सारे ही करके सीखेंगे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 भी आ जाएगा, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, ये सारी ही चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। अभिकथन दिया गया है, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। बिल्कुल सही बात है भाई, अभिकथन सही बात है, कहा सही कह रहा है। कारण दिया गया, तर्क दिया गया है, अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे। बिल्कुल सही बात है, जब बच्चे खुद पे निर्णय रखेंगे, खुद पे जो है, खुद के जो लर्निंग प्रोसेस है, जो अधिगम है, उस पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थी अपने खुद के निर्णय लेने में उनको मदद मिलेगी, और कैसे सीखना है, क्या सीखना है, इसमें बच्चे अब क्या तुलना कर पाएंगे भाई कि मुझे क्या सीखना है, विचार विमर्श कर पाएंगे। तो ये भी चीज़ यहाँ पर सही लिखी गई है। तो आपका ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या भी करता है ए की, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है आपके सामने, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो अस्पष्ट हो या सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो, अत्यंत जटिल और अर्थहीन। आपको पता है मीनिंगलेस लर्निंग नहीं करानी भाई, मीनिंगफुल लर्निंग करानी है आपको बच्चों से, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी नहीं हो सकता। अत्यंत जटिल, जटिल की बात करता नहीं है ना, इजी टू आपको कॉम्प्लेक्स ले जाना होता है, ठीक, सरल से विशिष्ट की तरफ, तो यहाँ पर जटिल वाली भी बात गलत हो जाएगी। अस्पष्ट हो नहीं सकता, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, ठीक है भैया। समझ में आया कि नहीं आया भाई, बताओ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो अगला सवाल है अब आपके सामने 84 क्या कह रहा है, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो बढ़ावा दे निराशा को, या अभिसारी उत्तर, या अपसारी, या मात्र रटन। बताइए भैया। अभिसारी आपको पता है इसका एक ही सवाल होता है, और इसमें बच्चा अलग अलग मतलब अपना दिमाग नहीं लगा पाता बच्चा, मतलब लगाने का मतलब ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग बच्चा अलग अलग दिशाओं में जा कर के नहीं सोचता है। इसमें बच्चा एक ही सवाल का मतलब जो भी सवाल है उसका एक ही जवाब लेकर के आएगा, ठीक। तो ये वाली प्रोसेस नहीं होनी चाहिए भाई। निराशा को तो आप बढ़ावा दे ही नहीं सकते। जो अपसारी चिंतन होता है, अपसारी जो थिंकिंग होती है, इसमें बच्चा क्या करता है, अलग अलग दिशाओं में जा कर के सवाल का जवाब ढूंढता है, कोशिश करता है, और उसके मल्टीपल आंसर्स लेकर के आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रटन आपको पता है ये निगेटिव होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, गतिविधि है, एक्टिविटी है, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से गतिविधि है, ये शायद यहाँ आना चाहिए था। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से गतिविधि है, कौन सी, यांत्रिक, व्यवहारवादी, निष्क्रिय, या सामाजिक। बताइए भैया। आपको पता है मैकेनिकल नहीं है भैया, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, है ना, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, तो ये चीज़ आपकी नहीं हो सकती, ठीक है भाई, नहीं हो सकती। व्यवहारवादी हो नहीं सकती, आप बात करते हैं रचनावादी की। निष्क्रिय की बात हम लोग करते नहीं, हम लोग सक्रिय की बात करते हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामाजिक, ठीक है भैया। अगला सवाल है आपके सामने, अभिकथन दिया गया है 86 है। अभिकथन दिया गया है, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। 86 है आपके सामने, ठीक है।
एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगला है कारण आपका दिया गया है, कारण दिया गया है, क्या कह रहा है, समस्या समाधान की रणनीतियाँ अधिगम में सुधार करती हैं, बिल्कुल सही बात, सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती, क्रिएटिविटी, ठीक है, इसको बढ़ावा देती, बिल्कुल सही बात है। कारण आर भी सही है। तो जब दोनों चीज़ें सही हैं और अब इनका आप देख लो, समस्या समाधान की इसमें भी बात की गई है, अभिकथन में भी बात की गई है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, मतलब आर जो है सही व्याख्या भी करता है ए की। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है उनका यहाँ पर सही, और जिन लोगों ने अदर कोई ऑप्शन चुना है भाई गलत है आपका। अगला सवाल आपके सामने आता है, छात्रों के बीच भ्रांतियों को महत्वपूर्ण है माना गया है, क्या माना गया है भाई आपको बताना है। निर्मित करना है, पहचानना है, अनदेखा करना है, प्रचारित करना है, ये आपको बताना है भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो उनकी भ्रांतियां हैं, जो बच्चे की भ्रांतियां बनी, मिसकंसेप्शंस बने हुए हैं, ठीक है, मिसकंसेप्शंस बने हुए हैं, उनको पहचानना है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या है, बच्चों को उनकी भ्रांति है वो उसका दूर करना है, उसमें सुधार करना है कि बच्चे ऐसा चीज़ें नहीं होती हैं, इस तरीके से चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, ऐसे चीज़ें वर्क करती हैं, इस वाले थिंकिंग के साथ है आपको पढ़ाना है। तो सबसे पहले तो आप भ्रांतियाँ पहचानेंगे, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, छात्रों में भय का भाव, छात्रों में जो है भय, अगर छात्र डर गए तो ये क्या करा सकते हैं बच्चों से। अधिगम में काफ़ी सुधार हो सकता है, कभी नहीं हो पाएगा। अधिगम के लिए हानिकारक है, ठीक है। अधिगम के लिए आवश्यक है, कभी नहीं आवश्यक है। अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता, अरे बिल्कुल प्रभाव डालता है, बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर अधिगम के लिए हानिकारक है भैया, ठीक है, इसलिए तनाव, जो भय है, भय मुक्त वातावरण आपको क्रिएट करना है, ठीक है भैया। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल, गोल ओरिएंटेड भैया, मास्टरी ओरिएंटेड, ठीक है, मास्टरी लर्निंग है ना, महारत हासिल करने की बात की जा रही है, करने है तो सीखने के लिए प्रेरित करेगा। योग्यता की चाह, प्रसिद्धि की चाह, धन की चाह या सत्ता की चाह, बताओ कौन सा विकल्प इसके अकॉर्डिंग सही हो सकता है। 89 का जवाब दीजिए भाई। बताइए भैया। योग्यता की चाह, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिन लोगों ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, बढ़िया। अगला सवाल है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए, अर्थपूर्ण मीनिंगफुल लर्निंग के को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को, आप में से सभी लोग टीचर बनेंगे जा करके, तो आप एज अ टीचर क्या करेंगे ये आपको बताना है। छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। आपको पता है कि सहयोग करवाना चाहिए, हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। और छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन को आपको बढ़ावा नहीं देना है भैया, ये चीज़ गलत हो जाएगी। विषय वस्तु को रटने पर जोर नहीं देना है, रटवाना नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों ही तो ऊपर के गलत हो गए। अब नीचे पढ़ते हैं, संप्रतियों की समझ को महत्व देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपने पढ़ाए हैं, उनकी समझ को डिवेलप करना है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसी के साथ में 30 क्वेश्चन की जो आपकी ये क्लास थी वो खत्म होती है, और इसके बाद हम लोग जो आपका प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट आएगा उसमें हम लोग 91 से स्टार्ट करेंगे 120 तक। तो इस क्लास से अगर आपकी हेल्प हुई है, आपको समझ में आया है, तो भाई बताओ, अच्छी बात है ना। और आप मुझे स्कोर भी बताओ कि आपका स्कोर कितना हुआ, कमेंट कर देना। अभी ये वीडियो खत्म हो जाएगी, कमेंट कर देना प्रीमियर के बाद कि आपका स्कोर कितना हुआ है, क्लास कैसी लगी। और आपको यहाँ पर जो भी वीडियोस दी जा रही हैं ये आपके PYQ बेस्ड आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो कोई भी ये चीज़ दिमाग में मत लाना कि प्रीवियस वीडियो है, रिकॉर्डिंग है। मैं दिख जरूर नहीं रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आपका कंटेंट नया है, PYQ आपके नए हैं, ठीक है। तो अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो आज मैंने बीच में नहीं बोला है ना लाइक के लिए, ये आपकी ईमानदारी है कि आप ईमानदारी दिखाते हैं, नहीं दिखाते। मैं तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, आपको भी करना चाहिए अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हैं, ठीक है। तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी ही आएगी, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं, कितने आपके सही हुए कितने गलत हुई, इसका आपको जवाब दे देना है कमेंट बॉक्स में।
और इसके साथ में हम वीडियो को यहाँ पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, और ध्यान रखो अपना और अपनी फैमिली का। सीटेट की तैयारी इसी तरीके से ज़बरदस्त आपकी चलती रहेगी।